जरा सोचिए, दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी किसी एक देश की है ही नहीं। ना उनका कोई एक झंडा है, ना कोई एक कैपिटल। ये 32 देशों की मिली जुली ताकत है, जिनके पास दुनिया के सबसे मॉडर्न, सबसे डेडली और सबसे सीक्रेट हथियार। लेकिन क्या होता है जब आप इनमें से किसी एक देश पर हमला करते हैं, चाहे वो दुनिया का सुपर पावर अमेरिका हो या छोटा सा लग्जमबर्ग? जवाब आपके होश उड़ा देगा। आप सिर्फ एक देश से नहीं, बल्कि सभी 32 देशों से एक साथ जंग छेड़ देते हैं। यह एक प्रॉमिस है, ये एक ट्रीटी है, यह नाटो है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर कैसे बनी। आज हम इसी की कहानी जानेंगे। ये कहानी है डर की, एकता की और उस एक नियम की जिसने 75 सालों से दुनिया का मैप बदलने से रोक के रखा है। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर की राख से। 1945 में जब जंग खत्म हुई तो यूरोप के शहर खंडहर बन चुके थे। करोड़ों लोग मारे जा चुके थे और इकोनॉमिक्स पूरी तरह से तबाह हुई थी। एक दुश्मन, नाजी जर्मनी, तो हार गया था, लेकिन शांति की सुबह अपने साथ एक नया डर लेकर आई। ये डर था सोवियत यूनियन का। पश्चिम में जहां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने डेमोक्रेसी और आज़ादी का रास्ता चुना, वहीं पूरब में जोसेफ स्टालिन का सोवियत यूनियन एक अलग ही दुनिया बना रहा था। उसने एक एक करके पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया और चेकोस्लोवाकिया, ये वो देश थे जिन्हें नाज़ियों से आज़ाद तो कराया गया, पर अब वे सोवियत कम्युनिज्म के पिंजरे में कैद हो चुके थे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे आयरन कर्टेन का नाम दिया, एक ऐसी अदृश्य दीवार जो यूरोप को दो हिस्सों में बांट रही थी, एक आजाद और दूसरा गुलाम। पश्चिमी यूरोप के देश खौफ में थे, उनकी सेनाएं युद्ध में थक चुकी थी, उनके खजाने खाली थे। उन्हें डर था कि सोवियत की विशाल रेड आर्मी जो अभी अभी बर्लिन तक पहुंची थी, किसी भी दिन पश्चिम की ओर बढ़ सकती है और पूरे यूरोप को निगल सकती है। यह डर सिर्फ कोई वहम नहीं था, इसकी असली झलक 1948 में दिखी, जब सोवियत यूनियन ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिस पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन का कंट्रोल था। बर्लिन शहर सोवियत कंट्रोल्ड पूर्वी जर्मनी के ठीक बीच में था। स्टालिन ने पश्चिमी बर्लिन को बाकी दुनिया से काटने का फैसला किया। उन्होंने शहर की ओर जाने वाली सभी सड़कें, रेलवे लाइन और नहरें बंद कर दी। उनका मकसद था पश्चिमी देशों को भूखा रखकर, डराकर बर्लिन से बाहर निकालना। यह एक सीधी चुनौती थी। अगर पश्चिमी देश बर्लिन को छोड़ देते तो यह सोवियत यूनियन के सामने उनकी शर्मनाक हार होती और यह संदेश जाता कि वे अपने साथियों की रक्षा नहीं कर सकते। इसी संकट के बीच पश्चिमी देशों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट शुरू की। करीब 1 साल तक अमेरिकन और ब्रिटिश जहाज़ों ने दिन रात उड़ान भरी और पश्चिमी बर्लिन के 20 लाख लोगों के लिए कोयले से लेकर खाने पीने का हर सामान हवा के रास्ते पहुंचाया। यह हिम्मत और एकता का एक शानदार प्रदर्शन था, लेकिन इसने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी थी: सोवियत यूनियन से अकेले निपटना किसी भी यूरोपियन देश के बस की बात नहीं थी। उन्हें एक साथ आना होगा। उन्हें एक ऐसी गारंटी चाहिए थी कि अगर सोवियत टैंक उनकी सीमाओं को पार करते हैं तो वे अकेले नहीं लड़ेंगे। इसी डर और इसी जरूरत ने एक ऐतिहासिक गठबंधन को जन्म दिया। बर्लिन नाकेबंदी के खौफ ने पश्चिमी दुनिया को नींद से जगा दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि स्टालिन की विस्तारवादी सोच को रोकने के लिए सिर्फ बातें और डिप्लोमेसी काफी नहीं होगी। उन्हें एक फौजी ढाल की जरूरत थी, एक ऐसी ढाल जो इतनी मजबूत हो कि दुश्मन उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसी सोच के साथ 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर दस्तखत हुई। इस दस्तावेज का नाम था नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी और इसी से जन्म हुआ नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का। उस दिन 12 देशों ने मिलकर यह कसम खाई कि वे एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे: अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और पुर्तगाल। ये गठबंधन अपने आप में अनोखा था। इतिहास में पहली बार अमेरिका ने शांति के समय में
यूरोप के साथ एक परमानेंट मिलिट्री अलायंस किया था। लेकिन इस संधि की असली ताकत इसके शब्दों में नहीं बल्कि इसके एक खास आर्टिकल में छिपी थी। यह था आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 इस संधि का दिल है, इसकी आत्मा है। यह सिर्फ कुछ लाइनों का एक पैराग्राफ है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। यह कहता है, गठबंधन के किसी एक या एक से ज़्यादा मेंबर पर यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में हुआ हथियारबंद हमला सभी मेंबर्स के खिलाफ हमला माना जाएगा। आसान शब्दों में, एक पर हमला सब पर हमला। यह एक रिवॉल्यूशनरी विचार था। इसका मतलब था कि अगर सोवियत यूनियन भविष्य में नॉर्वे के एक छोटे से गांव पर भी हमला करता तो उसे सिर्फ नॉर्वे की सेना से नहीं बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और सबसे बढ़कर दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर अमेरिका की पूरी सैन्य ताकत से लड़ना पड़ता। अब लग्जमबर्ग जैसा छोटा देश भी अकेला नहीं था। उसके पीछे 3 लाख की आबादी नहीं बल्कि करोड़ों की मिली जुली आबादी और दुनिया के सबसे पावरफुल सेनाएं खड़ी थी। तो यह सिर्फ एक फौजी चाल नहीं बल्कि एक माइंड गेम था, एक साइकोलॉजिकल वेपन। इसने सोवियत यूनियन को एक साफ संदेश दिया, यूरोप की ओर बढ़ने की कोई भी कोशिश एक छोटा मोटा युद्ध नहीं बल्कि एक वर्ल्ड वॉर को बुलावा देगा। ये एक ऐसी लाल रेखा थी जिसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। दिलचस्प बात यह है कि इस आर्टिकल को आज तक के 75 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया, और वो भी सोवियत हमले के खिलाफ नहीं बल्कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए टेररिस्ट हमला के बाद। उस दिन यूरोप और कनाडा ने अमेरिका के साथ खड़े होकर यह साबित कर दिया कि आर्टिकल 5 सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक अटूट वादा है। इसी वादे ने नाटो को इतिहास का सबसे सक्सेसफुल मिलिट्री अलायंस बनाया। नाटो के जन्म के साथ ही दुनिया 2 खेमों में बट गई। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला डेमोक्रेटिक नाटो गठबंधन और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट ब्लॉक। 1955 में सोवियत यूनियन ने नाटो के जवाब में अपना खुद का मिलिट्री अलायंस बनाया जिसे वार्सो पैक्ट कहा गया। इसमें पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी जैसे उनके सहयोगी देश शामिल थे। अब यूरोप के बीच खींची आयरन कर्टन की दीवार सिर्फ वैचारिक नहीं बल्कि पूरी तरह फौजी हो चुकी थी। अगले 40 साल जिन्हें हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, नाटो और वार्सो पैक्ट के बीच एक तनाव भरा महामुकाबला था। ये एक अजीब जंग थी जिसमें दोनों तरफ से कभी सीधी गोली नहीं चली, लेकिन पूरी दुनिया उनकी दुश्मनी का अखाड़ा बन गई। यह हथियारों की एक कभी ना खत्म होने वाली रेस थी। दोनों पक्षों ने हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए जो पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते थे। नाटो ने यूरोप में लाखों सैनिक तैनात कर दिए जिनके टैंक, तोपें और लड़ाकू विमान हर पल हमले के लिए तैयार रहते थे। नाटो का मुख्य मकसद था डिट्रेंस यानी रोकथाम। इसका मतलब था अपनी सैन्य ताकत को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाना कि दुश्मन हमला करने की हिम्मत भी ना करे। इसके लिए नाटो ने नियमित रूप से बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स करनी शुरू की। इन अभ्यासों में हजारों सैनिक, टैंक और विमान एक साथ मिलकर युद्ध की प्रैक्टिस करते थे। यह सोवियत यूनियन को दिखाने का एक तरीका था कि नाटो एकजुट है और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस 40 साल के दौर में कई ऐसे मौके आए जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ऐसा ही एक पल था जब सोवियत यूनियन ने अमेरिका के पड़ोस में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। हालांकि यह सीधे तौर पर नाटो का संघर्ष नहीं था, लेकिन इसने दिखा दिया कि दांव पर क्या लगा है। नाटो की मजबूत एकता और अमेरिका के कड़े रुख ने सोवियत यूनियन को पीछे हटने पर मजबूर किया। नाटो सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं था, यह डेमोक्रेसी और पर्सनल फ्रीडम जैसी वैल्यूज का भी सिंबल बन गया। इसने पश्चिमी यूरोप को एक सुरक्षा छतरी दी जिसके नीचे वे जंग के डर के बिना आर्थिक रूप से तरक्की कर सके। आखिरकार 1980 के दशक के अंत तक सोवियत यूनियन की इकोनॉमी हथियारों की रेस के बोझ तले चरमराने लगी। उसके कम्युनिस्ट मॉडल में दरारें दिखने लगी। 1989 में एक ऐतिहासिक घटना हुई, बर्लिन की दीवार गिर गई। ये कोल्ड वॉर के अंत का प्रतीक था। लोग पूर्वी जर्मनी से भागकर पश्चिमी जर्मनी आने लगे। एक एक करके पूर्वी यूरोप के देशों में कम्युनिस्ट सरकार गिरने लगी और अंत में 1991 में सोवियत यूनियन खुद ही बिखर गया। यह नाटो की रणनीति की एक शानदार जीत थी। बिना एक भी गोली चलाए उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया था। नाटो ने अपने जन्म का मकसद पूरा कर लिया था। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था
और अब सवाल यह था कि क्या दुनिया को अब भी नाटो की जरूरत है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद कई लोगों ने सोचा कि नाटो अब इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह गठबंधन न सिर्फ बना रहा बल्कि और भी बड़ा होकर मजबूत होता गया। वार्साओ पैक्ट के कई पुराने सदस्य जो कभी नाटो के दुश्मन थे, अब डेमोक्रेसी का हिस्सा बनकर नाटो में शामिल हो गए। आज 12 संस्थापक सदस्यों से बढ़कर नाटो 32 देशों का एक विशाल परिवार बन चुका है, जिसमें हाल ही में फिनलैंड 2023 में और स्वीडन 2024 में भी शामिल हो। यह गठबंधन दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मॉडर्न और सबसे डेडली मिलिट्री मशीन्स है। आइए इसकी ताकत को जरा करीब से समझते हैं। नाटो के 32 सदस्यों के पास कुल मिलाकर लगभग 35 लाख एक्टिव सैनिक हैं। ये दुनिया के किसी भी एक देश की सेना से कहीं ज्यादा है, लेकिन यह सिर्फ गिनती की बात नहीं है। ये सैनिक दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग और उपकरणों से लैस है। लगातार एक दूसरे के साथ अभ्यास करने की वजह से वे एक टीम की तरह काम करने में माहिर हैं, चाहे वह किसी भी देश में क्यों ना। हवा में नाटो का कोई मुकाबला नहीं है। गठबंधन के पास करीब 20,000 मिलिट्री विमान है। इसमें दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान शामिल है। F-35 लाइटनिंग, यह 5वां पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो दुश्मन के रडार पर लगभग अदृश्य हो जाता है। यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है जो जंग के मैदान का पूरा डेटा इकट्ठा करके दूसरे विमानों को और जमीनी फौज के साथ शेयर करता है। यूरोफाइटर टाइफून, यह ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन का बनाया हुआ एक बेहद ताकतवर और फुर्तीला मल्टी रोल फाइटर जेट है। दसॉल्ट राफेल, यह फ्रांस का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा नाटो के पास B-2 स्प्रिट जैसे स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं जो दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है, और विशालकाय ट्रांसपोर्ट विमान है जो कुछ ही घंटे में हजारों सैनिकों और भारी भरकम टैंकों को एक महाद्वीप से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। समुद्र पर नाटो का दबदबा निर्विवाद है। गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अकेले अमेरिकन नेवी के पास 11 विशालकाय न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो किसी छोटे देश की पूरी वायुसेना के बराबर लड़ाकू विमान ले जा सकते हैं। ये तैरते हुए सैन्य अड्डे हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के पास भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। नाटो के पास सैकड़ों डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं जो महीनों तक पानी के नीचे छिपी रहकर दुश्मन पर कहर बरपा सकती है। नाटो की जमीनी सेनाओं के पास दुनिया के कुछ सबसे एडवांस टैंक हैं, जैसे अमेरिका का M1 एब्राम्स, जर्मनी का लियोपार्ड 2 और ब्रिटेन का चैलेंजर 2। ये सभी अपनी अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा नाटो के पास पैट्रियट जैसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है जो दुश्मन की ब्लास्टिक मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर सकती है। अब बात करते हैं पैसे की। ये सारी ताकत आखिर आती कहां से है? नाटो के सदस्य देश मिलकर दुनिया के कुछ डिफेंस स्पेंडिंग का आधे से ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं। अकेले अमेरिका का रक्षा बजट ही दुनिया के अकेले 10 देशों के कुल रक्षा बजट से ज्यादा है। यह विशाल सैन्य और आर्थिक शक्ति ही नाटो के आर्टिकल 5 को इतना विश्वसनीय बनाती है। यह कोई खोखली धमकी नहीं है, इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खड़ी है। कोल्ड वॉर के बाद नाटो के सामने दुश्मन बदल गए। अब दुश्मन सिर्फ टैंकों और मिसाइलों वाली नहीं था। नया दुश्मन अदृश्य था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आतंकवाद, साइबर अटैक्स, समुद्री डकैती, ये 21वीं सदी की नई चुनौतियां थी और नाटो ने इन सब से लड़ने के लिए खुद को बदला। आज के दौर में अगला विश्व युद्ध शायद गोलियों से नहीं बल्कि कीबोर्ड के क्लिक से शुरू हो सकता है। एक साइबर अटैक किसी देश का पावर ग्रिड बंद कर सकता है, उसका बैंकिंग सिस्टम ठप कर सकता है और उसकी सेना का कम्युनिकेशन जाम कर सकता है। नाटो इस खतरे को बहुत गंभीरता से लेता है। उसने साइबर स्पेस को युद्ध का एक नया मोर्चा घोषित किया है। ठीक जमीन, हवा और समुद्र की तरह इस्टोनिया में नाटो का कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जो इस लड़ाई का हेडक्वार्टर है। यहाँ विशेषज्ञ साइबर हमलों से बचने की नई नई तकनीकें विकसित करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, आर्टिकल 5 का एकमात्र इस्तेमाल 9/11 के आतंकी हमलों के बाद हुआ। इसके जवाब में नाटो ने अफगानिस्तान में ISAF मिशन का नेतृत्व किया ताकि अफगानिस्तान फिर से आतंकवादियों का गढ़ ना बन जाए।
ये दिखाता है कि नाटो सिर्फ देश के बीच युद्ध के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद जैसे बड़े खतरों के लिए लड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध है। नाटो ने कई बार युद्धग्रस्त इलाकों में शांति कायम करने में भी अहम भूमिका निभाई है। 1990 के दशक में जब बल्केन्स क्षेत्र में भयानक हिंसा भड़की तो नाटो ने हस्तक्षेप किया। कोसोवो में आज भी नाटो की फोर्स शांति बनाए रखने में मदद कर रही है। इतना ही नहीं, नाटो ने सोमालिया के तट पर समुद्री लुटेरों से व्यापारिक जहाजों को भी बचाया है। नाटो की ताकत उसकी एकता में है और इस एकता को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है एक साथ ट्रेनिंग करना। नाटो साल भर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करता रहता है, जैसे स्टैंड फास्ट डिफेंडर। इन अभ्यासों का मकसद यह पक्का करना है कि जरूरत पड़ने पर 32 देशों की सेनाएं एक सेना की तरह लड़ सके। एक फ्रांसीसी जहाज से एक अमेरिका जेट उड़ान भर सकता है, एक जर्मनी टैंक को एक पॉलिश यूनिट से ईंधन मिल सकता है। यही तालमेल नाटो की असली ताकत है और ये दुश्मनों को एक साफ संदेश भी देता है कि हम तैयार हैं, हम एकजुट हैं। सोवियत यूनियन के पतन से लेकर आतंकवाद के उदय और अब साइबर वॉर के युग तक नाटो ने 75 साल का एक लंबा सफर तय किया है। यह एक कोल्ड वॉर की ढाल से निकलकर 21वीं सदी का एक मल्टीपर्पज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। लेकिन आज इतिहास एक बार फिर करवट ले रहा है और नाटो के सामने नई और शायद पहले से भी ज्यादा जटिल चुनौतियां खड़ी है। 2022 में रशिया का यूक्रेन पर हमला यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने यह दिखाया कि यूरोप में बड़े पैमाने पर जंग का खतरा टला नहीं है। नाटो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं है क्योंकि यूक्रेन उसका सदस्य नहीं है, लेकिन गठबंधन ने यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए जबरदस्त सैन्य और आर्थिक मदद दी है। साथ ही नाटो ने रशिया की सीमा से लगे अपने पूर्वी सदस्य देशों जैसे पोलैंड और बाल्टिक देशों में हजारों अतिरिक्त सैनिक और हथियार तैनात किए हैं। ये रशिया को एक साफ संदेश है कि नाटो अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा करेगा। नाटो पारंपरिक रूप से अटलांटिक क्षेत्र पर केंद्रित रहा है, लेकिन अब वह चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और उसकी ग्लोबल एम्बिशंस को भी एक चुनौती के रूप में देख रहा है। इसलिए अब गठबंधन एशिया पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे अपने डेमोक्रेटिक भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। भविष्य की लड़ाइयां सिर्फ जमीन, हवा और समुद्र पर नहीं होगी। साइबर स्पेस के अलावा स्पेस भी एक नया युद्ध क्षेत्र बन रहा है, जहां सैटेलाइट पर हमला करके किसी भी देश को पंगु बनाया जा सकता है। इन सभी चुनौतियों के बीच नाटो की अहमियत कम होने के बजाय और भी बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि रशिया के हमले के बाद दो ऐसे देश जो दशकों से न्यूट्रल थे, फिनलैंड और स्वीडन, ने फौरन नाटो में शामिल होने का फैसला किया। वे जानते थे कि आज की खतरनाक दुनिया में नाटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी की गारंटी से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं है। नाटो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये लगातार विकसित हो रही है, नई चुनौतियां के हिसाब से खुद को ढाल रही है। यह 32 देशों का एक ऐसा गठबंधन है जो कॉमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी, पर्सनल फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ पर बेस्ड है। इसकी ताकत सिर्फ इसके हथियार में ही नहीं बल्कि इसकी एकता में है। तो यह है कहानी दुनिया के सबसे बड़ी सैन्य शक्ति की, एक ऐसी शक्ति जो किसी एक देश की नहीं बल्कि 32 देशों को एक अटूट प्रॉमिस पर टिकी है। इसने कोल्ड वॉर को रोकने में मदद की, आतंकवाद से लड़ाई लड़ी और आज एक अनिश्चित भविष्य के सामने ढाल बनकर खड़ी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह गठबंधन भविष्य में दुनिया में शांति बनाए रख पाएगा? क्या 32 देशों के अलग अलग इंटरेस्ट हमेशा एक साथ आ पाएंगे? आपको क्या लगता है, नाटो के सामने आज सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? रशिया, चीन या फिर साइबर टेररिज्म जैसा कोई अदृश्य खतरा? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राइम आई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।